हेलो फ्रेंड, आज से हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपका यूनिट 4 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, शार्ट कॉलम स्टट सारे चैप्टर को मर्ज कर दिया है। कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें? स्लोप है, डिफ्लेक्शन है, शार्ट कॉलम पढ़ना है, थोड़ा सा स्टट के बारे में जानकारी लेना है, बकलिंग वगैरह कॉलम में कैसे क्या होती है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं। इस वाले चैप्टर को ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, जैसा कि पीछे जिसका बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स क्लियर होगा उसको समझने में आसान होगा ये चैप्टर। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आज स्लोप डिफ्लेक्शन होता क्या है। जैसे कोई एक ये बीम था, इस बीम में इस तरह से आप देखते थे, इसमें कोई लोड आता था, मान लेते हैं डब्ल्यू लोड आ रहा है या यूडीएल आ रहा है, कोई लोड आ रहा है, तो इस लोड की डब्ल्यू लोड की वजह से ये बीम क्या हो जाती थी? बेंड हो जाती थी। ये सपोर्ट हो गया, तो इस तरह से ये बीम क्या हो जाती थी? अपने पास बेंड हो जाता था। ठीक है, तो बेंड में मिड में आप देख पा रहे होगे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ये मिड वाला पोर्शन जो वर्टिकल डिस्टेंस है वाई, इसे वाई से डिनोट करते हैं, इसे बोला जाता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अगर सपोर्ट पे हम एक टेंजेंट खींचें, यहाँ पे दोनों सपोर्ट पर, यहाँ पे भी टेंजेंट खींचें, यहाँ पे भी अगर टेंजेंट खींचें, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो थीटा एंगल बनाता है उसे बोला जाता है डिफ्लेक्शन, उसे क्या बोला जाता है? स्लोप बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई, बेसिक चीज़ें। टेंजेंट लाइन के द्वारा जो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं एट सपोर्ट पर, वो क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। तथा मिड स्पान पर जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन, झुकाव होता है, उसे क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये जो झुकाव वाली लाइन है इसे इलास्टिक लाइन या इलास्टिक कर्व लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक कर्व लाइन, इलास्टिक कर्व लाइन। तो डिफिनीशन में आप ये लिख सकते हो, इट इज ए एंगल मेजर्ड टू इलास्टिक कर्व, ठीक है, मतलब जो इलास्टिक कर्व में हम एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा यहाँ से स्लोप कहलाएगा, स्लोप कहलाता है। डिफ्लेक्शन क्या है? इट इज ए वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज ए वर्टिकल डिस्टेंस मेजर आफ्टर लोडिंग, लोड आने के बाद जो झुका हुआ। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन इनकी देख लो, ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन सॉल्व करते समय बाउंड्री कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, क्या बनेंगी इसकी बाउंड्री कंडीशन? बाउंड्री कंडीशन तो देखो, अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूं, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आप देख पा रहे होगे ये दोनों कॉर्नर क्या है? सपोर्ट हैं, और ये दोनों मिड स्पान है। तो सपोर्ट पे अगर बात किया जाए, सपोर्ट पर, तो सपोर्ट पर आपको क्या नज़र आ रहा है? जो थीटा की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, यानी कि थीटा मैक्सिमम है। तथा डिफ्लेक्शन को डेल्टा या वाई से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना इस बात को। तथा डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है सपोर्ट पर। लेकिन यहीं पे मिड स्पान की बात की जाए, अगर मिड स्पान पे, तो मिड स्पान में थीटा की वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है, थीटा इज़ 0, नथिंग। बट डिफ्लेक्शन या स्लोप की बात की जाए, और डिफ्लेक्शन की अगर बात की जाए मिड स्पान पर, तो ये मैक्सिमम है। ये है इसकी बाउंड्री कंडीशन, किसके लिए? सिंपली सपोर्टिव बीम के लिए। अगर यहीं पे मैं कहूँ कैंटिलीवर टाइप में अगर कोई आपके पास बीम है, कैंटिलीवर, तो कैंटिलीवर बीम कैसे होती है? इस तरह से एक सपोर्ट इसका फिक्स होता है, दूसरी तरफ लोड होता है इस तरह से डब्लू, तो इसमें जो झुकाव आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, ये कहलाती है वाई। और ये जो लाइन है यहाँ पे आप टेंजेंट खींच लो, इस तरह से, इस तरह से टेंजेंट खींचोगे, इसका वर्टिकल से एंगल मेजरमेंट करोगे, तो ये हो जाएगा थीटा अपने पास। तो ये वाई क्या कहलाएगा? डिफ्लेक्शन, और थीटा क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। तो यहाँ पे जो फिक्स इंड है फॉर सपोर्ट पे आप क्या देख रहे हो? डिफ्लेक्शन भी 0 है और थीटा भी 0 है। किसमें? कैंटिलीवर बीम में। लेकिन फ्री इंड की तरफ चले जाएं, फ्री इंड की तरफ अगर चले जाएं, तो आपके पास y की वैल्यू भी मैक्सिमम है और थीटा की वैल्यू भी
मैक्सिमम है। तो ये बाउंड्री कंडीशन किसकी हो गई? कैंटिलीवर बीम की हो गई। ये बाउंड्री कंडीशन किसकी हो गई? सिंपली सपोर्टेड बीम की हो गई। इस फिगर से आप देख के बता सकते हो कि कहाँ पे किसकी वैल्यू मैक्सिमम है और कहाँ पे किसकी वैल्यू मिनिमम है। ये बेसिक जानकारी था जिसे जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं रिलेशन। अगला टॉपिक है अपने पास रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर में आपके क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, हर 1-2 साल के गैप में पूछा जाता है। प्रीवियस से उठा के देख लेना पेपर, ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि रिलेशन क्या है स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बीम में लोड आ रहा था, ये कुछ बेंड हो जा रहा था बीम, तो इस बेंड का एक टुकड़ा या एक क्रॉस सेक्शन कट करके हम थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, जिसको हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, इसी बेंड वाले बीम से एक पोर्शन कट कर लिया, ये छोटा सा एक पोर्शन एलिमेंट कट कर लिया, जिसको हमने कहा एक पॉइंट ये P है, दूसरा पॉइंट ये Q है। ठीक है, नाम से रिप्रेजेंट कर दिए। अगर आप सोचो इन दोनों लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं आगे कट करेंगी, बिल्कुल कट करेंगी। तो कट करेंगे, जो कटिंग पॉइंट इनका मिलेगा वो सेंटर ऑफ इनका सेंटर कहलाएगा। और ये जो हो गई अपने पास ये रेडियस हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ ना कुछ एंगल भी तो बनाएगा, तो इस एंगल को हमने कह दिया कि ये डी थीटा एंगल है। अब आप क्या कर रहे थे, यही लाइन पे तो स्लोप और डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम क्या करते हैं, इसी लाइन पे स्लोप ड्रा करते हैं, इसी लाइन के टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो एक P पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक Q पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो जब आप P पे ड्रा करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। P पॉइंट पे एग्जैक्ट आप ड्रा करोगे, एग्जैक्ट लाइन, तो ये आएगा। अब Q पे आप अब ड्रा करोगे तो ये आएगा। इन दोनों लाइंस को क्या करो आप, एक कोऑर्डिनेट में ले लो, एक कोऑर्डिनेट में ले लो। ठीक है, इन दोनों लाइंस को हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट में ले लिया। ये कोऑर्डिनेट है x एक्सिस का, ये कोऑर्डिनेट है अपने पास y एक्सिस का। तो भाई मेजरमेंट आपने किया तो ये थीटा होगा, तो ये एंगल कुछ ज़्यादा ही है अपने पास इससे, तो ये थीटा प्लस डी थीटा मैंने एंगल को नाम दे दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आप बताओ यहाँ पे जो आपने ये मेजरमेंट किया है, इस लाइन को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दें Q तक, तो ये एक एज ए स्ट्रेट लाइन ही जा रही है। तो ये अपने पास एक ट्रेंगल बन जा रहा है, ट्रेंगल फॉर्म कन्वर्ट कर लो। तो ट्रेंगल फॉर्म से आप ये नज़र आ रहा है कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, ये वाली डिस्टेंस थोड़ा सा छोटी है। तो हमने इसको DS मान लिया है, इसको क्या मान लिया है, DS मान लिया। अब ये वर्टिकल डिस्टेंस में है तो ये हो गई अपने पास DY, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में है तो इसको मान लेते हैं DX। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मेज़रमेंट करने में आसानी हो। मेज़रमेंट करने में आसानी का मतलब कि XY सबको याद रहता है कि XY डायरेक्शन में मेज़रमेंट करना आसान होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर फिगर आप समझ गए तो फिगर में जो जो चीज़ें आपने एज्यूम किया उसको लिख ले। तो आपने क्या कहा कि PQ क्या है, PQ है स्मॉल पोर्शन ऑफ बीम इन एक आर्क, स्मॉल पोर्शन ऑफ बीम इन आर्क। DS क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ बीम, लेंथ ऑफ बीम PQ, यानी P और Q के बीच की डिस्टेंस है DS। ठीक है, इसके बाद आपने R रेडियस लिया है, एक रेडियस ऑफ आर्क, जो ये आर्क का रेडियस बना रहा है। ठीक है, इसके बाद थीटा एक एंगल लिया है, एंगल विच द टेंजेंट P इन x एक्सेस। भाई टेंजेंट P x एक्सेस पे ही तो एंगल लिया है, ये देख लो x एक्सेस अपने पास, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब थीटा प्लस डी थीटा क्या है, तो ये भी एंगल ही तो है एक तरह से। तो एंगल विच द टेंजेंट
ये क्यू पे लिया गया है, ये देखो पॉइंट क्यू पे लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू लिखना पड़ेगा इन एक्स एक्सेस। इतनी बात समझ में आ गई? अगर जिसके ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकता है कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल मैं बताने का प्रयास करूँगा आपको। तो आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक ये ट्रेंगल बना रहा है, तो ट्रेंगल में अगर आपने एक चीज़ पढ़ा है कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस। बेसिक चीज़ें पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे एंगल क्या है अपने पास, इस बड़े वाले, इस रेडियस वाले ट्रेंगल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी छोटे वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल है डी थीटा, तो डी थीटा। और आर्क क्या है, आर्क अपने पास डी एस है, क्योंकि पी क्यू को हमने डी एस मेजरमेंट किया है। तो ये हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू डी एस, और रेडियस तो आर है ही है। तो यहाँ पे इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू डी एस अपान डी थीटा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ आपको कुछ जानकारी मिल गई, ठीक है। यहाँ पे डी एस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि हमने एक पी क्यू छोटा सा एलिमेंट लिया है। तो डी एस क्या है अपने पास, डी एस इज़ वेरी स्मॉल। तो ये डी एस बराबर हो गया डी एक्स के। डी एस किसके बराबर हो गया, डी एस इज इक्वल टू डी एक्स के बराबर हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको बराबर कर देंगे किसके, स्मॉल ऑफ ट्रेंगल के, तो एक बात बताओ, हम यहाँ पे डी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो आर 1/r इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स, मैंने रिवर्स कर दिया। तो ये जो रिलेशन आपको मिला, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे बोल देते हैं। ये रिलेशन किसके किसके बीच में है, ये रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड स्लोप के बीच में है, क्योंकि डी थीटा बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन पता चल गया किसके बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड स्लोप के बीच में। तो ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ कर्व एंड स्लोप, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग थोड़ा सा अब इस ट्रेंगल का एनालिसिस करते हैं। ये जो छोटा सा एक ट्रेंगल बन रहा है, तो हम इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। चलो इस ट्रेंगल को अगर हम बाहर निकाल लें, तो इस ट्रेंगल में ये कुछ थीटा है, ये आपने डिस्टेंस कहा ये डी एक्स है, ये है डी वाई अपने पास डिस्टेंस, और ये वाली डी एस डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे tan थीटा आप लगा दो, क्या लगा दो, tan थीटा, तो tan थीटा क्या बनेगा, tan थीटा अपने पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन थीटा स्मॉल होने की वजह से हम यहाँ पे tan थीटा को थीटा कह दे रहे हैं, tan थीटा को थीटा के बराबर लिख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि बहुत स्मॉल है। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर इक्वेशन नंबर सेकंड को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो चलो भाई डिफरेंशिएट करने के लिए लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, डी थीटा, मैथमेटिक्स पढ़े हो आप, डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। चलो हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको क्या कर दिया भाई, डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा फर्दर डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन मिल गया इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने तीन इक्वेशन निकाला। पहला इक्वेशन 1/r डी थीटा बाई डी एक्स निकाला, दूसरा इक्वेशन निकाला थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तीसरा इक्वेशन निकाला डी थीटा बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आया, अब इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर करो। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करने पे आपको ये पता चल रहा है कि 1/r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुट डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/r फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/r फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है।
तो जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो एक आपको रिलेशन मिल जाएगा 1/r डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये लो आप भाई रिलेशन मिल गया। इसी रिलेशन की हम चर्चा कर रहे थे, यही है स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा के एग्जामिनर बदल दे, क्वेश्चन को कह दे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर स्लोप डिफ्लेक्शन में रिलेशन ना निकाल के मोमेंट स्लोप डिफ्लेक्शन में रिलेशन निकालो, तो अगर ऐसा कह दे तो फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, ध्यान से समझ लो, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन आपने क्या पढ़ा, m/i सिग्मा बाई वाई ई बाई आर, यही तो पढ़ा। तो बेंडिंग इक्वेशन में r वाले पोर्शन को उठा लो, तो r वाले पोर्शन को हम उठा लिए अगर, तो m/i ई बाई आर, यहाँ से r की वैल्यू को ले लेते हैं, तो r इक्वल टू क्या निकल के आएगा अपने पास, r इक्वल टू निकल के आएगा EI/m, यही तो निकल के आएगा। तो जब 1/r लेना है हमें, तो ये क्या, इसको रिवर्स कर दो, तो m/EI। बेंडिंग इक्वेशन से 1/r की जगह क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो m/i EI इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लो भाई रिलेशन आ गया। अब किसके बीच में है ये रिलेशन, मोमेंट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये है अपने पास मोमेंट, ये है अपने पास स्लोप, ये है अपने पास डिफ्लेक्शन। अब इससे आसान मैं नहीं समझा सकता आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कितना आसानी से हमने प्रूव कर दिया चीज़ों को। अब देखो ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन और 2 नंबर का मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कितने प्रकार के मेथड हैं जिनसे आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। तो ये मेथड के नाम याद रखना, मेथड टू डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो पहला मेथड है अपने पास मैकाले मेथड, नाम बहुत सुना होगा, मैकाले मेथड, मैकाले मेथड। तो जो आप, मैंने जो बाउंड्री कंडीशन बताया था उसको याद रखना, इस सब में यूज होने वाला है। दूसरा मेथड है मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड। तीसरा मेथड मैं और आपको बता दे रहा हूं, कंजुगेट बीम मेथड, कंजुगेट बीम मेथड। चौथा मेथड एक और लिख लो आप, डबल इंट्रीगेशन मेथड, डबल इंट्रीगेशन मेथड। पांचवा एक और लिख लो, नाम ही तो लिखना है, 2 नंबर में आ जाए तो 5 पॉइंट लिख देना, कुछ तो अलग लिखो यार, यहाँ पे पढ़ रहे हो मेरे साथ। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 2 नंबर में कि कितने प्रकार के मेथड होते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन सॉल्व करने के, तो ये 5 लिख के आना जरूर 2 नंबर में। अब इतना 2 नंबर में तो लिख ही सकते हो यार, ठीक है। अब हम लोग अगले चैप्टर में, मतलब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो गए, उसकी क्वेरी देखता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में क्या आया है आपके, तो उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अपने पास इस चैप्टर में ये भी तो है, शार्ट कॉलम और स्टर भी तो है इसी चैप्टर में, तो इनसे क्या क्वेरीज आई हैं वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए। जो भी क्वेरी हो मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट में, उसको ज़रूर मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, तब तक के लिए बाय।